हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल के क्लास की। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल से आप लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, तो आज से हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों से जो न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको देखेंगे। और ये क्लासेस भी आपको रेगुलर वे में मिलती रहेगी, जिस तरह आपको एनटीपीसी का लक्ष्य 2020 वाला 600 प्लस क्वेश्चन का सीरीज़ मिल रहा है। और हाँ, ध्यान में रखेंगे कि इस न्यूमेरिकल सेक्शन वाले क्लासेस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से ही पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा है आपसे कि यदि बल लगने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 120 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जब हम लोग कार्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कार्य निकालते हैं, W निकालते हैं, तो क्या कहते हैं कि सर बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। या हम लोग इसी को क्या कहते हैं कि W इक्वल्स टू Fs, W इक्वल्स टू Fs। लेकिन ये कब कहते हैं, ये तब कहते हैं जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा होता है। बल एवं विस्थापन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा होता है, कोई कोण नहीं बन रहा होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं सर, रहा होता है। ठीक है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs होता है। लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा हो, एंगल बन रहा हो, तब हम लोग क्या कहते हैं कि सर तब W इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कार्य इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। W इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला Fs cos थीटा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमको मालूम है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर 0। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर -1। मतलब क्या कि ये cos के 3 वैल्यू हैं अलग अलग एंगल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम cos 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1 होगा। तो cos 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने तो कार्य क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो cos 0 डिग्री में वर्क क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। अब है दूसरा कंडीशन कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तब आपका जो कार्य है वो क्या होगा, 0 होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि यदि बल लगने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा, बल लगेगा, कोई कार्य नहीं होगा, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब किसी वस्तु पर लंबवत बल लगती है, जब किसी वस्तु पर क्या होती है सर, लंबवत बल लगती है, तो उस वस्तु के बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। और हम कहते हैं कि सर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो आप यहाँ पे अगर W इक्वल्स टू Fs cos 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर, W इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या, आप कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यदि बल लगने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, या किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि किसी पात्र में द्रव की मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। पात्र बोले तो यहाँ पे बर्तन की बात किया जा रहा है कि किसी बर्तन में द्रव की मात्रा की आभासी गहराई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब ये सवाल कैसे बनेगा,
हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक देख के डर जाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान से सवाल हैं। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है आभासी गहराई और यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक गहराई। तो आप लोग पढ़े होंगे कि किसी द्रव का जो वास्तविक गहराई होता है और जो आभासी गहराई होता है, इस दोनों का जो अनुपात होता है वो उस द्रव की अपवर्तनांक को बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n1 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? द्रव के लिए हम बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं सर? द्रव के अपवर्तनांक के लिए, द्रव के अपवर्तनांक के लिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर कि वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अब बटा क्या हो जाएगा सर? आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई किसके लिए सर? द्रव के अपवर्तनांक के लिए। जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द्रव का या बर्तन का आभासी गहराई और फिर वास्तविक गहराई दोनों दिया हो और अपवर्तनांक पूछे, तो क्या करेंगे? वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो हम क्या कहते हैं सर कि यहाँ पे वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है? तो वास्तविक गहराई सर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आभासी गहराई कितना दिया हुआ है? तो सर आभासी गहराई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कोई लाग लपेटा नहीं लगाना है, 20/15 सीधे कीजिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4/3 हो जाएगा। 4 से आप 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट डालिए, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया और फिर 3 तिया 9। आपका आंसर क्या आएगा? ये क्रम से चलते रह जाएगा तो 1.33 आते रह जाएगा आपको। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1.33। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाए और उसमें द्रव की बात हो और द्रव के वास्तविक और आभासी गहराई की बात हो और अपवर्तनांक पूछा जाए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, थोड़ा भी माइंड को इधर उधर नहीं करना है। बस वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दोनों का क्या कर लेना है सर? अनुपात निकाल लेना है। या अगर ना याद रहेगा तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा कि द्रव का अपवर्तनांक, के नहीं लिखिएगा, द्रव का अपवर्तनांक इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है तीसरे नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। आपका ऑप्शन दिया है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप में से बहुत देख करके ही कहते हैं छोड़ो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फिर ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। क्या कह रहा है कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है आपसे, मतलब n पूछ रहा है। अच्छा मेरे मित्र, आप सभी ये जानते होंगे कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप कहते हैं सर क्या कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। सॉरी, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब प्रकाश तरंग के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर कौन होता है? प्रकाश का वेग होता है। मतलब क्या कि हम लोग प्रकाश के वेग को सर c से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को n से रिप्रेजेंट करते हैं और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सर c = n लेमडा हो जाएगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है सर? तो आप कहेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। n आवृत्ति तो हमको निकालना ही है। तरंगदैर्घ्य आपका कितना दिया हुआ है? तो 3000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, 3000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है मेरे मित्र। 3 × 10⁸ = n × 3000
गुना हम यहाँ पे 10⁻⁻10 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे कि ये कहाँ से ले आए 10⁻⁻10? तो भाई यहाँ एंगस्ट्रम लिखा है और आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो क्या हम n इक्वल टू लिख सकते हैं कि सर 3 × 10⁸ बटा ये 3000 गुना क्या हो जाएगा 10⁻�10? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सर कि 3 × 10⁸ बटा क्या हो जाएगा 3000 है, तो क्या हम इसको 3 × 10⁻³ गुना 10⁻⁻10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कहते हैं क्या कि यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 3 ये देखिए 10⁻³ और 10⁻⁻10 दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस माइनस क्या 10⁻⁻10, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻15। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 × 10⁻15 क्या? हर्ज। क्या सर? हर्ज। देखिए तो यही ना आपको क्वेश्चन में निकालना था कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर आवृत्ति जो है वो क्या हो जाएगी 1 × 10⁻15 हर्ज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब अगर आपको इस टाइप का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो उसका हल आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। कोई वेव है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। आप सभी जानते होंगे कि तरंग के वेग और उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है, वो ये होता है कि सर हम लोग कहते हैं v = n लैम्डा। v = क्या कहते हैं? n लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि तरंग की वेग इक्वल टू क्या कहते हैं? आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ध्यान में रखिएगा लैम्डा हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? तरंगदैर्घ्य को रिप्रेजेंट करने के लिए। आवृत्ति को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तरंग की चाल पूछा है तो ये आपका v हो गया। देखिए सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। आपको क्या बोला गया है कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे v = आपने n लैम्डा लिखा है। लैम्डा आपका क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो हम यहाँ पे कह दें कि सर लैम्डा = क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य = क्या हो जाएगा? तो तरंग का वेग बटा आवृत्ति हो जाएगा, v/n हो जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तरंग की चाल कितना दिया है क्वेश्चन में? 480 मीटर पर सेकेंड। और आपका आवृत्ति कितना दिया हुआ है सर? 120 हर्ट्ज। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 12 चौका क्या हो जाएगा? 48। मतलब क्या कि आपका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो कितना हो जाएगा? तो सर 4 मीटर हो जाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, मेरा एक आप लोगों से ये सजेशन होगा कि आप जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करें तो उससे पहले जो कुछ भी उसके फार्मूलाज हैं उस चैप्टर के या उस टॉपिक के, उसको आप याद रखने का ज़रूर कोशिश करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब अगर आपको फार्मूला माइंड में सेट रहता है तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या मांग रहा है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आपसे? 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होते हैं। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होते हैं। आपका ऑप्शन है 0.5, ऑप्शन बी है 3.75, ऑप्शन सी है 0.375, ऑप्शन डी है 0.4। क्या होगा आंसर बताइए। आप लोग कहेंगे कि सर चूंकि ऑक्सीजन के 1 मोल में कितना ग्राम होता है? तो आप कहेंगे 16 ग्राम। हमसे पूछा है 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, तो बस क्या करेंगे कि 12/16 कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे मित्र क्वेश्चन में जब आपको अणु बोल दे
तब आपको इस चीज़ पे गौर करना है। आपसे कहा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, 12 ग्राम ऑक्सीजन में ना, अगर खाली ऑक्सीजन कह देता, खाली ऑक्सीजन कह देता, तब हम यहाँ पे क्या समझते कि ऑक्सीजन परमाणु की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? ऑक्सीजन परमाणु की। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। लेकिन जब ऑक्सीजन अणु कह रहा है, ऑक्सीजन का अणु कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि O2 की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है सर? O2 की बात किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में कहाँ पे परमाणु है, कहाँ पे अणु है, इन सब चीज़ों को आप गौर करेंगे एग्जाम में। तो आपसे पूछा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी पदार्थ के 1 मोल में, जैसे आपसे पूछ देता कि ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 16 ग्राम। तो हम क्या कहते हैं सर कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होता है? तो 16 ग्राम होता है। अब आपसे पूछ देता है कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितना ग्राम होता है, तो आप कहते हैं सर नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो 14 ग्राम होता है। आपसे पूछा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, तो ये बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर ऑक्सीजन अणु तो O2 होता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, यहाँ पे 2 परमाणु है, तो 16 गुना 2 हो जाएगा 32। मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु का भार कितना होगा? 32 ग्राम। कितना होगा? 32 ग्राम। क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल O2। तो आपको कोई दिक्कत? हमने इसी को उल्टा करके लिख दिया। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 मोल O2 इक्वल टू कितना? 32 ग्राम। तो हमने बोल दिया कि सर 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन अणु। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको कहा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में, अच्छा अगर 1 ग्राम आपका निकल जाए यहाँ से, तो 12 ग्राम तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, चूंकि 32 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑक्सीजन अणु, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना मोल ऑक्सीजन अणु हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 1/32 कर दीजिए। कितना? 1/32। क्वेश्चन पूछा है हमको 12 ग्राम, इसीलिए 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु, 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कितना मोल होगा? तो आप कहिएगा 1/32 गुना 12 कर दीजिए सर। तो देखिए 2 छा के कितना हो जाएगा? 12, 16 दूना कितना होगा? 32, 2 तिया 6, 2 अठे क्या हो जाएगा? 16। ये हो गया 3/8। अब 3 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और आप कहिएगा सर 8 तिया 24 लगेगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और फिर 4 बचेगा, पॉइंट डाले हैं तो फिर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। मतलब क्या कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.375। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में अगर अणु बोला है तो आप उसके अणु की बात करेंगे, ना कि परमाणु भार से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अणु कहा जा रहा है। तो नाइट्रोजन N सीधे ना लेंगे, क्या लेंगे सर हम लोग? N2 लेंगे, N ना लेंगे, क्या लेंगे? N2 लेंगे। ये क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन का अणु। N2 जो है वो क्या हो गया? नाइट्रोजन का अणु, और सीधे अगर N लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? परमाणु। ये क्या हो गया? परमाणु। ऐसे मेरे मित्र आप सभी पढ़ते भी हैं ना कि 2 परमाणु के संयोग से क्या होता है? अणु बनता है। तो जहाँ भी 2 परमाणु आ जाएगा तो अणु बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या है। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि नाइट्रोजन के 1 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आप कहिएगा सर चूंकि नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, तो यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। मेरे भाई आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ना कि नाइट्रोजन के 1 अणु का द्रव्यमान, 1 अणु का द्रव्यमान कितना है सर? 1 अणु का द्रव्यमान है 28 ग्राम। कितना है? 28 ग्राम। इसीलिए नाइट्रोजन के N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा?
0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या कि सर 28 गुना 0.6 कर दीजिए ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 दूना 28 और 2 5 आपका कितना हो गया 10, 14 छाके 84, अब बटा कितना हो गया 5। 84 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आप कहेंगे 5 एकम 5 होगा, 8 में से 5 गया 3, 5 छाके 30 हो जाएगा, 4 बचेगा आपका, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, 5 8 40 हो जाएगा। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.68 ग्राम। कितना हो जाएगा 1.68 ग्राम। हमने कुछ नहीं किया है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान पूछा था, तो नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना निकाले 28 ग्राम, तो 0.6 अणु का पूछा था, 28 गुना 0.6 कर दिए, सॉल्व कर लिए, मेरा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है सर, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। इतना तो आप जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए ये समीकरण यहाँ पे आपको दिख रहा है, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, इस गतिज ऊर्जा को हम इधर ले आए, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू आप क्या कहेंगे सर पीई स्थितिज ऊर्जा। तो बताइए इससे आसान सवाल कुछ और हो सकता है क्या, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ देता तो क्या कहते, हाफ mv² कहते। स्थितिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला पूछ देता तो क्या कहते सर, mgh कहते। क्या कहते, mgh। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आपको गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या संबंध होता है इस चीज को भी पूछा जाता है। किसका, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या संबंध होता है इसके बारे में भी पूछा जाता है। संवेग के साथ संबंध, संवेग के साथ संबंध सर किसका पूछा जाता है, तो गतिज ऊर्जा का पूछा जाता है, के का पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर के इक्वल टू क्या होता है, p² बटा 2m होता है। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, जहाँ पे p क्या है आपका संवेग है और m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बनेगा या ना बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, धारा पूछा है। देखिए कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, इलेक्ट्रिक सर्किट में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, मतलब कि आपका जो विभवांतर है वो कितना है सर 24 वोल्ट है। और कहा जा रहा है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, मतलब जो रेसिस्टेंस है वो कितना है सर 60 ओम है। और आपसे पूछा है धारा क्या होगा, आई का मान क्या होगा। आप सबों को ओम्स का लॉ याद होगा। आप क्या कहते हैं कि सर V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ये V है ये वेग ना है, ये क्या है, तो सर विभवांतर है। और ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है सर, क्वेश्चन पूछा जाता है तो विभवांतर और धारा के बीच में रिलेशन बताता है। तो विभवांतर इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, धारा गुना प्रतिरोध। या सर आपको निकालना क्या है, अभी इस क्वेश्चन में धारा निकालना है। आपको विभवांतर दिया हुआ है 24 वोल्ट, प्रतिरोध दिया हुआ है कितना सर 60 ओम। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मालूम, V इक्वल्स टू सर IR होता है। तो I इक्वल्स टू हम V/R ना कर सकते हैं सर। तो क्या आपका जो विभवांतर है वो कितना है सर 24 वोल्ट और आपका प्रतिरोध कितना है 60, इसको कैंसिल कीजिए तो आप कहिएगा सर 12 दूना 24, 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 छा के 12, अब 15 दूना कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा।
तब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, मतलब 2/5 हो गया। भाई 2 के 5 से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा, पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तब 5 चौका 20 हो जाएगा। मतलब क्या कि 0.4 क्या एम्पियर सर। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.4 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब एम्पियर हुआ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ए का मतलब क्या हुआ, एम्पियर हुआ। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, इन सब टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और हाँ, ये आपके माइंड में तभी सेट हो सकता है जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा है, यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कोई आपका वायर कंडक्टर है, मान लीजिए कि ए और बी आपका वायर कंडक्टर है, जिसकी प्रतिरोध कितनी है, तो 0.4 ओम है। जिसकी प्रतिरोध कितनी है सर, 0.4 ओम। कहा जा रहा है कि सर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है। लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, पहले L था अब 2L कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि जब लंबाई दोगुना कर दी जाती है तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। मेरे मित्र आप सभी जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, तो रो L/A होता है। भाई ये रो क्या है, तो आप कहते हैं सर ये प्रतिरोधकता है। ये क्या है, प्रतिरोधकता है। ध्यान में रखिएगा कि जब तार की लंबाई L हो तब हम लोग ये फॉर्मूला कहते हैं। जब तार की लंबाई L हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर प्रतिरोध इक्वल टू क्या होगा, रो L/A। रो क्या है सर, प्रतिरोधकता है। अब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जा रहा है। इस वायर कंडक्टर की लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है सर, दोगुना कर दिया जा रहा है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो हम नया प्रतिरोध को R डैश कह देते हैं। तो R डैश इक्वल टू हम क्या ये लिख सकते हैं, रो तार की लंबाई क्या कर दी जा रही है, दोगुनी कर दी जा रही है, तो 2L लिख सकते हैं। तो रो 2L/A ऐसा लिख सकते हैं। क्या हम सर इसी को R डैश इक्वल टू ये लिख सकते हैं, 2 इंटू रो L/A, रो L/A, क्योंकि यहाँ पे गुना में था, एक रो हम यहाँ पे गुना में कर लिए, बस रो L/A को ब्रैकेट में कर लिए। अच्छा मेरे मित्र आप ये बताइए कि यहाँ पे 2 इंटू ये रो L/A है, तो ये आपका क्या है सर, प्रतिरोध है। तार का क्या है सर, प्रतिरोध है। तो क्या हम R डैश इक्वल टू इस रो L/A को 2R लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर देखिए कि पहला आपका प्रतिरोध क्या था, जब तार की लंबाई L थी, तो कह रहा है सर क्वेश्चन में 0.4, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.4। आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तब आप क्या कहिएगा कि सर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही आसान सा सवाल था। पहले कंडीशन में क्या बोला गया कि यदि तार का प्रतिरोध 0.4 हो और उस तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जब तार की लंबाई L थी तो प्रतिरोध R इक्वल टू रो L/A। हमने क्या किया कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया, तो R डैश इक्वल टू रो 2L/A, कुछ नहीं किया, R डैश इक्वल टू 2 इंटू रो L/A। रो L/A क्या है सर, तार की प्रतिरोध है। कब, जब तार की लंबाई क्या है, L है। तो आपका जब तार की लंबाई L है तब प्रतिरोध कितना दिया था, 0.4, दोनों को गुना कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि सर अगर वस्तु का वेग 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन देखिए ये आपका बस माइंड का गेम है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। मेरे मित्र गतिज ऊर्जा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हाफ mv² होता है, यही ना होता है जब वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग क्या हो, v हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेग को जो है सर
3 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब 3 भी कर दिया जा रहा है, तब गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि सर के ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम इंटू 3v का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? के ई डैश इक्वल टू हाफ एम इंटू 9v स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे जो 9 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब तो गुना में ही है, तो हम यहाँ पे 9 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर 9 अगुना ये हाफ एम बी स्क्वायर तो गतिज ऊर्जा है, मतलब ये हुआ कि अगर वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऐसे तरीका आपको मालूम है तब कितना गुना भी वेग पूछेगा आप आंसर निकाल लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रहा है या आप चाहते हैं कि मुझे एक बार पूरा न्यूमेरिकल करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो योर क्लासेस पे न्यूमेरिकल स्पेशल बैच चल रहा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि नहीं मुझे न्यूमेरिकल सीखना पड़ेगा या न्यूमेरिकल सीखना चाहिए, फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर आप इस तरह के भ्रम में हैं, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।